हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईबीएस एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ आप अपने आप से आंसर को चुनने की कोशिश कीजिएगा। फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, जैसे कि हम रोज देखा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। तो लिंग पूर्वाग्रह होता क्या है फ्रेंड्स? आप जब अपनी कक्षा में या क्लास में जहां पर आप शिक्षण कार्य करा रहे होते हैं, वहां पे आप लड़कियों को कुछ अलग उनकी विशेषताएं बताएं और लड़कों की कुछ अलग विशेषताएं बताएं, या फिर ऐसा बोलें कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकते हैं। जो रीति रिवाज या फिर जो धारणाएं पहले से बनी आ रही हैं, तो वह कहलाता है पूर्वाग्रह। और आप इनको इस लिंग के साथ जोड़ करके देखें कि जैसे लड़कियां खाना अच्छा बनाती हैं, लड़के गणित अच्छा करते हैं, तो ये लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण है। क्योंकि लड़के भी उतने ही कैपेबल होते हैं और लड़कियां भी एक साथ दोनों अगर सही तरीके से सीखें तो गणित दोनों कर सकते हैं या खाना दोनों ही बना सकते हैं। तो ये होता है आपका लिंग पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे जहाँ पे लड़का और लड़कियों को डायरेक्ट एड्रेस किया जाएगा, वह आपका लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। पहला आपका ऑप्शन है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि लड़के से बोला जा रहा है कि लड़कियों से, तो ये आपका लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो यहाँ पे लड़कों को एड्रेस किया जा रहा है कि लड़के हैं जो वह कक्षा में शोर मचाया करते हैं। तो यही जो ऑप्शन होगा आपके लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। दो ऑप्शन को और देखेंगे, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। यहाँ पे लड़के और लड़कियों को अलग अलग नहीं बुलाया जा रहा, यहाँ पे दोनों को सम्मिलित रूप से बुलाया जा रहा है। तो ये जो है ये आपका लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। फिर से यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी इनको सम्मिलित रूप से बुलाया जा रहा है, विद्यार्थी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो आपको डायरेक्ट लड़के और लड़कियों को एड्रेस करे, उनको चिन्हित करे या फिर पॉइंट करे, तो वह जो वाक्य होगा, स्टेटमेंट होगा, कथन होगा, वह आपका लिंग पूर्वाग्रह का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर सेल जो आपका सोलर सेल होता है, तो उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है लेड, सोडियम, कॉपर और सिलिकॉन। तो उसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स किसका उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल में के निर्माण में किया जाता है। तो ये आपका ईबीएस का क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं आपके उस पर बेस्ड होते हैं। आप उनका मटेरियल पढ़ लेंगे एक बार तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बल्कि हम डेली बेसिस पर 10 से 15 क्वेश्चन इनके डिस्कस करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। अगेन वही क्वेश्चन, वहां पर पूर्वाग्रह का उदाहरण पूछा था, यहाँ पे रूढ़िबद्धता का मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण यहाँ पे पूछा है। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, तो यही जो ऑप्शन होगा यही आपका लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण होगा। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लड़कियों को एड्रेस करके ये बोला जा रहा है और लड़कों को एड्रेस करके अलग से बोला जा रहा है कि लड़कियां खाना बनाती हैं लड़कों की अपेक्षा अच्छा। तो ये इसका लिंग पूर्वाग्रह का या फिर रूढ़िबद्धता का उदाहरण हो जाएगा। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं, तो ये आपका उदाहरण नहीं है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। तो आप बोलोगे सर इसमें भी लड़के और लड़कियों को अलग से एड्रेस किया जा रहा है, तो ये आपका ये सत्य जो चीज है वही बताई जा रही है। यहाँ पे जो मानसिक रूप से यहाँ पे उनको तुलना नहीं की जा रही, उनकी शारीरिक तुलना की जा रही है जो सही है। ये आपका फिजिकली क्या होता है कि जो पेशीय द्रव्यमान लड़कों का अधिक होता है और लड़कियों का कम होता है। तो ये आपका
लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं होगा। लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, तो लड़के भी हिस्सा लेते हैं और लड़कियां भी हिस्सा लेते हैं, तो यह भी आपके लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण नहीं होगा। तो जो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करेगा वह ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? तो उस चिड़िया का नाम बताना है जो घोंसला बनाती है और वह उस घोंसले में जो मादा चिड़िया है उसमें अपने अंडे देती है। तो ऑप्शन 1 है बाया या फिर जुलाहा चिड़िया या फिर इसको वेवर बर्ड भी कहा जाता है। दूसरा है फाख्ता, थर्ड ऑप्शन है दर्जन चिड़िया और फोर्थ ऑप्शन है आपका शकरखोरा। तो ये जो चिड़िया है वह है बया चिड़िया या फिर इसको बोला जाता है जुलाहा चिड़िया। तो ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक नर चिड़िया होती है जो बहुत सारे क्या बनाती है, सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है और उस घोंसले में जो मादा चिड़िया है वह अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है? अलग अलग जो कीट हैं वह ग्रुप में रहते हैं, एक तरीके से समूह में रहते हैं और उनकी अलग अलग भूमिका होती है। तो आप देखते हैं कि जो मक्खियां हैं या मकड़ियां हैं, ये आपकी मकड़ी हैं जो वह आपके ग्रुप में नहीं होती, तो ये ऑप्शन कट जाएगा और ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो मधुमक्खियां ग्रुप में रहती हैं, ततैया भी रहती हैं और दीमक भी रहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा कि ततैया और दीमक क्या है और चींटी यह क्या है, आपके समूह में रहती हैं। तीनों कीट क्या होते हैं, समूह में रहते हैं और इनके विशिष्ट अलग अलग भूमिका होती हैं। तो ऑप्शन 2 इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलता है, स्टेटमेंट भी दिया है, औषधि बनाने में काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष खिलता है। ए, बी, सी और डी क्रमशः है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है, उनकी विशेषताएं दी हैं फूलों की और यहाँ पे क्रमशः उनके नंबर दिए हैं, तो उनको चुनना है। तो सबसे पहले केवल रात में ही खिलता है, तो वह फूल होता है फ्रेंड्स रात की रानी। फिर औषधि बनाने के काम में जो लाया जाता है वह होता है गुड़हल। फिर रंगाई के काम में आता है वह होता है गेंदा और जो पूरे वर्ष भर खिलता है उसका नाम है फ्रेंड्स गुलाब। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, तो ऐसा नहीं है। जो श्रमिक मक्खी होती हैं वह नर भी हो सकती हैं और मादा भी हो सकती हैं, तो यही कथन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ नर मक्खियां होती हैं और बाकी मादा मक्खियां उसमें हो सकती हैं। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो बिल्कुल सही है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो इसका जो सही नहीं है वह ऑप्शन 2 हो जाएगा। श्रमिक मक्खी मतलब जो काम करने वाली मक्खी है नर मक्खी होती है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? इसमें से आपको 3-3 के पेयर में 4 समूह दिए हैं, आपको उसको चुनना है जो आपका क्या है, फल हो। तो ऑप्शन 1 है आलू, बैगन, आम। फिर है केला, बैगन, मूली, तो मूली ये नहीं होगा। केला, टमाटर, केला और अदरक ये भी नहीं होगा। केला, भिंडी और आलू, तो जो फल है वह होगा ऑप्शन 1 आलू, बैगन और आम। ये आपके किसके उदाहरण होंगे, फल के उदाहरण होंगे। तो ये आपका जो समूह है यह क्या है, एक तरीके से फ्रूट्स का या फल का समूह हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बावड़ी आपने देखा होगा कि ये मुख्यतः राजस्थान में देखी जाती हैं और यह एक पारंपरिक व्यवस्था होती थी जल को संरक्षित करने की। बरसात के दौरान
उसको ऊपर से चौड़ा बनाया जाता था और सीढ़ीदार होकर के वो नीचे कम हो जाते थे। तो यह जो होते थे पानी को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती थी और ये वर्ष भर इसका उपयोग किया जाता था। तो जो इसके बारे में सही नहीं है उसको हमें चुनना है। तो ऑप्शन 1 है इसका, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो बिल्कुल सही है, यह राजस्थान की एक पारंपरिक व्यवस्था है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है वह कैसा है, ट्रू है, और हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ऐसा नहीं है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग लाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो 2 है वही फॉल्स है। आगे के स्टेटमेंट को भी देखेंगे। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। आवेशन मतलब उस रिचार्जेबल होती हैं ये, मतलब बारिश होती है तो वह क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं, मतलब उसमें पानी फिर से आ जाता है। तो ये भी सही बात है, ट्रू है ये भी। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 भी क्या है, ट्रू है। आपको गलत कथन चुनना था, तो गलत कथन कौन सा है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? ऑप्शन 1 पूर्वी घाट, ऑप्शन 2 पश्चिमी घाट, ऑप्शन 3 हिमालय और ऑप्शन डी अरावली। तो रेलगाड़ी अहमदाबाद, तो यहाँ पे आप मान लो इस तरीके से ये आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका नक्शा आपने यहाँ पे बना लिया। अहमदाबाद यहाँ कहीं होगा, यहाँ से वह चल करके तिरुवनंतपुरम जाती है मान लो, ठीक है। तो वह कौन से सुरंगों से होकर के गुजरेगी, मतलब किस पहाड़ की सुरंगों से होकर के गुजरेगी? तो पूर्वी घाट आपका इस साइड होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। हिमालय आपका यहाँ आपका नॉर्थ साइड में है, ये भी नहीं होगा। अरावली यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिलती है, तो यह इसकी जो पहाड़ियां हैं वहां से भी नहीं निकलेंगी। अब बचता है ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसको बोला जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। जो रेलगाड़ी है जो सुरंगों से गुजरती है वह सुरंगें किन पहाड़ियों में होंगी? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में ये सुरंगें स्थित होंगी। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? यहाँ पे एक कथन दिया है और तर्क भी दिया है। तो कथन और तर्क से फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में या फिर हर एक पेपर में पूछे ही जाते हैं सीटेट के अंदर। तो सीटेट 2024 में ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। चाहे आप सीडीपी ले लो, आप हिंदी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें इस तरीके से प्रश्न बना ही देते हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो झुंड होता है हाथियों का उसमें केवल मादा हाथी होंगे और उनके बच्चे होंगे, तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वह सही है। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये भी सही बात है। जो नर हाथी होते हैं वह अकेले ही घूमना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर है, ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों की खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का हीमोग्लोबिन है 8 ग्राम और राधिका का 10 ग्राम, सुरजीत का 14 ग्राम और मारिया का 6 ग्राम। आपसे पूछा है इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता या एनीमिया है। तो जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वह उसका जो रेंज है 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है ना। तो इसमें जो इससे कम होगा वह एनीमिया का लक्षण दर्शाएगा। तो 12 से कम किन किन का है? अमन का दिख रहा है, राधिका का है और मारिया का है। तो ये तीनों में किसके लक्षण होंगे? एनीमिया के लक्षण होंगे, रक्त अल्पता के इसमें लक्षण होंगे। तो अमन, राधिका और मारिया ये आपका ऑप्शन 4 में दिखेंगे। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
चिड़ियों की आंख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन से कथन सही है? सभी चिड़िया के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती, तो ये भी गलत है। मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है, इसके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका 4 राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर से दिए हैं, जो गलत ऑप्शन होगा उसको चुनना है। तो शिकार करने में जो मदद करता है उनके संवेदनशील गलमुच्छे, तो ये सही बात है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, तो ये भी सही बात है। जोर की गर्जना, ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आपकी शिकार करने में मदद नहीं करेगा। जब शेर जोर से दहाड़ेगा या गर्जना करेगा तो आसपास के जो भी जानवर हैं वह वहां से भाग जाएंगे, तो यह एक शिकार करने में मदद नहीं करेगा। सुनने की तीव्र आवाज, तो ये भी आपके शिकार करने में मदद करता है। तो आपको फॉल्स, जो गलत कथन है उसको चुनना था, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। आपको इधर राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं और यहाँ पे आपको भारत के राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट, ये आपका जिम कॉर्बेट की बात हमने कल की वीडियो में भी करी थी, ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर काजीरंगा, ये है असम में। फिर रणथंबोर, ये होता है राजस्थान में। और गिर होता है ये आपका गुजरात में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? पहले का 2, तो पहले का 2 ऑप्शन 2 में दिख रहा है। और दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का 4th और चौथे का आपका 3rd। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? एक अध्यापक हैं, वह अपने जो कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको चिड़ियाघर लेकर के जाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने का? ऑप्शन 1 है बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बाकी ये जो है कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य ये नहीं हो सकते हैं। उनका जो मेन उद्देश्य होगा बच्चों को उनके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और उनके विद्या मतलब कक्षा का जो विद्यार्जन है उनके बीच में परस्पर संबंध को स्थापित करना, उनका जो मेन उद्देश्य होगा, महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, वह इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन 2 अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल। तो जब खोजपूर्ण प्रश्न पूछेगा तो उसके प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होगा, वह अवलोकन करेगा उस प्रश्न को खोजने में, रचनात्मक क्रियाएं करेगा और श्रवण कौशल भी उसके विकसित होंगे। जो उसका प्रदर्शन कौशल है वह इसके लिए विकास नहीं होगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण सृजन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं? ऑप्शन 1 सृजन, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है सृजन, दूसरा स्टेटमेंट चयन, तीसरा भाषण और चौथा लेखन। तो पर्यावरण अध्ययन में जो समस्या समाधान गुण हैं वह होंगे सृजन और चयन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये भाषण ये और लेखन ये आपके समस्या समाधान गुण नहीं है। और ये आपका भाषण कौशल ये आपका मौखिक कौशल को दर्शाता है और लेखन कौशल ये अलग बात है। तो ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईवीएस
शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा किस प्रकार की होना चाहिए? ऑप्शन 1 है औपचारिक और परिभाषाओं पर बल देने वाली होना चाहिए। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए और प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो हम अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें भी बात की है कि बच्चों की जो भाषा है, बच्चों की क्लास में जो भी चीजें हैं वह उनके दैनिक जीवन या रोजमर्रा की दैनिक जीवन की भाषा से संबंधित होना चाहिए। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय बनाते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये लगभग सभी आंसर सही हैं, लेकिन हमें इसमें से सबसे अच्छा उत्तर जो होगा उसको चुनना पड़ेगा। तो आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशन सामग्री क्या होती है? वह विद्यार्थियों में या जो अध्ययन करता है उसकी सभी ज्ञानेंद्रियों को क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ईबीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान करें। विद्यार्थियों से परिचर्चा, ये तो महत्वपूर्ण है। कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा का बनाना, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, तो हम सजा देने की बात नहीं करते। विद्यार्थियों को बाहर की प्रकृति की सैर पर ले जाना, तो ये भी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वह ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। पर्यावरण या फिर ईबीएस की जो बुक है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की पहेलियां सम्मिलित की गई हैं, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये हो सकता है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, फिर से ये गलत हो जाएगा। और विद्यार्थियों को खेल खिलाना, तो ये मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन 2, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। किस चीज का संकेतक है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, या शिक्षक की क्षमता के। तो यह जो प्रश्न है यह संकेतक होंगे आपके किसके? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 सही होगा। और विद्यार्थी के समझ के अंतर के, ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? सही होगा। शिक्षक की क्षमता यहाँ पे कोई मायने यहाँ पे नहीं होगी, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, स्टेटमेंट सी नहीं होगा। तो ए और बी आपका स्टेटमेंट ऑप्शन 1 में है, तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन कीजिए। ईबीएस एक अंतः विषयक विषय है। ईबीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। आसपास की चीजों को लेकर के ईबीएस सिखा सकते हैं, तो ये जो है ट्रू होगा। ईबीएस मुख्यतः जैविक विविधताओं के अध्ययन से जुड़ी है, तो ऐसा नहीं है। ईबीएस जैविक विविधताओं के अध्ययन से नहीं जुड़ी, तो यही फॉल्स होगा। कक्षा 1 और 2 में ईबीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा। जो फॉल्स है या फिर गलत कथन है ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए कहेंगे या लिखने के लिए देंगे। उन्हें पहली पंक्ति में बिठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना। उनको अतिरिक्त कार्य घर से अभ्यास के लिए देना। तो आप औसत जो छात्र हैं उनके उत्थान के लिए, उनको सुधारने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होगा कि उनके कमजोर पक्षों को हम क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, ढूंढेंगे और सुधारने के लिए समाधान खोजेंगे और उस समाधान को लागू भी करेंगे। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में
सम्मिलित है। क्या सम्मिलित होगा? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, या औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, या विद्यालयी शिक्षा। तो पर्यावरण जो अध्ययन है उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा क्या होती है? सम्मिलित होती है। क्यों? क्योंकि आप कक्षा में भी पढ़ाते हैं और पर्यावरण अध्ययन के लिए उन्हें क्षेत्र भ्रमण या फिर फील्ड ट्रिप के लिए भी ले जाते हैं। तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा सम्मिलित होगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं किस चीज पर? संवाद पर, लिखित और मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, या प्रतिस्पर्धा पर। तो प्रतिस्पर्धा तो हम कराते नहीं हैं। पाठ्य पुस्तकों पर जोर डालने से उनका अवधारणात्मक समझ विकसित नहीं होगी, और लिखित और मौखिक परीक्षा भी यहाँ पे क्या होगी? गलत हो जाएगा। तो जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर, आपसी संवाद हो सकता है विद्यार्थियों के बीच में, या फिर अपने माता पिता के बीच में, या फिर शिक्षक विद्यार्थी के बीच में, तो यह क्या होता है? आपकी अवधारणात्मक समझ अच्छी करता है। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं का केंद्रीकरण होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरी का पहचानना, और बच्चों की रुचियों और जिज्ञासाओं को पहचानना। तो उपाख्यानात्मक जो अभिलेख होते हैं उनको उनमें शामिल होता है सबसे पहले तो बच्चों की रुचि और जिज्ञासा, तो ये तो होना चाहिए, और बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना ये भी होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वह क्या? समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णायक होना। तो स्टेटमेंट ए और बी नहीं होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन 1 में दिखेंगे। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक ईबीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मधुमक्खियां बीमारी फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। क्या संसाधन होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन्स, या पोस्टर्स। तो सबसे जो उपयुक्त साधन होगा वह होगा अखबार, क्योंकि अखबार में ही आप देखोगे मधुमक्खी के द्वारा जो बीमारी फैलती है, अखबार में उसका लेख फ्रिक्वेंटली आता रहता है, बार बार आता रहता है। तो उससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि किस तरीके के रोग या फिर किस तरीके की बीमारियां मधुमक्खी के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? तो जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप या फिर खेल के मैदान में ले जाते हैं तो वहां पे बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। उनकी अधिक से अधिक इंद्रियां उसके लिए काम करेंगी। तो इसमें जो खेल के लिए कौन ले जाती है? सरिता। तो जो सरिता है वह क्या करती है? विद्यार्थियों को ज्यादा इन्वॉल्व करती है सीखने के लिए। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा कि सरिता जो है वह ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ईबीएस के जो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत ही जल्द हम ईबीएस के 150 क्वेश्चन एक साथ लेकर के आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके विभिन्न वर्षों में आयोजित सीटेट की परीक्षा के ही होंगे। तो इससे आपको पता ये चलेगा कि ईबीएस के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनको किस तरीके से सॉल्व भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और जो भी सलाह देना चाहते हैं और उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।